हेलो स्टूडेंट, आज हम बायोलॉजी में डार्विनवाद का अध्ययन करेंगे। डार्विनवाद जो है वो प्रकृति वर्ण सिद्धांत से संबंधित है, यानी नेचुरल सिलेक्शन से संबंधित है। ये एक प्रकृतिवादी साइंटिस्ट, वैज्ञानिक माल्थस से ज़्यादा इम्प्रेस थे। माल्थस ने एक सिद्धांत दिया था। माल्थस का जो सिद्धांत था वो आपका जनसंख्या वृद्धि से संबंधित था। जनसंख्या वृद्धि से संबंधित था और इन्होंने कहा था कि जब कभी भी प्रकृति में जीव जंतुओं की जनसंख्या में वृद्धि होती है तो उसमें संघर्ष उत्पन्न हो जाता है और यह संघर्ष प्राकृतिक रूप से अनिवार्य होता है और उसी के बेस पर ये चलता रहता है। इसी से प्रभावित होकर डार्विन ने अपना सिद्धांत दिया था, जिसे डार्विनवाद कहते हैं। ये एक दूसरे वैज्ञानिक थे जिसको बैलेस नाम के वैज्ञानिक के साथ में इन्होंने 1858 में एक शोध प्रस्तुत किया था, जिसे जीव जातियों की उत्पत्ति से संबंधित शोध था कि नई जाति, किसी भी जीव जंतु में नई जाति कैसे उत्पन्न होती है। उस पर इनके साथ मिलकर डार्विन ने एक शोध पत्र लिखा। बाद में 1859 में इन्होंने डार्विन ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। ये पुस्तक लिखी थी और इन्होंने अपने जो सिद्धांत था, जिसे डार्विनवाद कहा गया, उससे संबंधित निम्नलिखित बिंदु बताए थे। उसके फैक्ट क्या थे? नंबर 1, संतान उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता होती है सभी जीव जंतु में। दूसरा, जीवन संघर्ष होता है। तीसरा, विभिन्नता और वंशागति होती है उनमें। चौथा, योग्यतम की उत्तरजीविता होती है। पांचवा, प्राकृतिक चयन होता है। और छठा, नई जातियों की उत्पत्ति होती है। तो डार्विन ने सबसे पहला बताया कि प्रत्येक जीव में संतान उत्पन्न करने की अपार क्षमता होती है। सभी जीव जंतु वयस्क होने के बाद अपने जैसी संतान उत्पन्न करते हैं और उनकी क्षमता भी लाखों करोड़ों में होती है। जैसे कि एक सीप है, सीप लगभग 2.5 करोड़ अंडे देती है। एक एस्केरिच लगभग 50 लाख से अधिक अंडे देता है। ऐसे ही अगर हम एक हाथी का एग्जाम्पल लें तो एक हाथी अपने पूरे जीवन काल में यदि अलग अलग हाथियों के साथ में जनन करता है तो पूरे जीवन काल में 1600 से अधिक बच्चों को जन्म दे सकता है। इसी को नहीं इन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि संतान उत्पन्न करने की प्रत्येक जंतुओं में अपार क्षमता होती है। और जैसे ही दूसरा फिर पॉइंट बताया उन्होंने कि जीवन संघर्ष, जैसे ही संतान उत्पन्न होती है उनमें जीवन के लिए संघर्ष उत्पन्न होने लगता है। यह संघर्ष 2 प्रकार का होता है। नंबर 1, अंतः संघर्ष, अंतः जातीय संघर्ष, और नंबर 2 है अंतर जातीय संघर्ष। डार्विन का मानना था कि जन्म लेने के बाद सभी जीव जंतुओं में सबसे पहले अंतः जातीय संघर्ष होता है। यह संघर्ष भोजन, आवास और जनन के लिए होता है। इसमें आपने देखा होगा कि एक घोंसले में 2 से अधिक अंडे होते हैं, जिसमें से एक अंडा अक्सर घोंसले के नीचे ही गिरा होता है और शेष आपके 2 अंडे
ही विकसित होते हैं, और उसमें भी कभी कभी ऐसा होता है कि बड़े अंडे से या बड़ा बच्चा जो है छोटे बच्चे को घोंसले से लात मार के भी गिरा देता है। इसका एग्जाम्पल देते हुए आप समझ सकते हैं कि आपने देखा होगा कि बगुले के घोंसले में 2 से ज़्यादा अंडे होते हैं, लेकिन समय समय पर आपने देखा कि छोटा अंडे से बच्चे निकलने से पूर्व ही 2 अंडे से निकले हुए बच्चे उस अंडे को ही गिरा देते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो बड़ा बच्चा छोटे बच्चे को भी बाहर गिरा देता है, तो उसमें अंतःजातीय संघर्ष हो जाता है। दूसरा है अंतरजातीय संघर्ष। यदि एक पर्यावरण में बहुत सारे जीव जंतु हो जाते हैं तो उनके बीच में आवास और भोजन के लिए संघर्ष होता रहता है, और वो उस संघर्ष में जो जीतता है वही जीवित रहता है। तीसरा है विभिन्नता और वंशागति। तो संघर्ष, संतान उत्पन्न करने की जो क्षमता है, वो जब जीव जंतु अपने शरीर में संघर्ष के द्वारा विभिन्नता पैदा करते हैं, तो वही विभिन्नता अपनी संतानों में किस तरह से पहुंचती है, उसी को वंशागति कहा जाता है। और वंशागति जब के माध्यम से जब विभिन्नता पहुंचती है तो नई जाति बनती है। अब विभिन्नता और वंशागति के बाद योग्यतम की उत्तरजीवता। तो डार्विन ने कहा कि प्रकृति केवल योग्य जीव जंतुओं का चुनाव करती है, और जो योग्य नहीं होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इनका मानना था कि संतान तो अपार उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन जो ताकतवर है, जो हेल्दी है, वो जीवित रहेगी और शेष संतानें नष्ट हो जाती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है प्रकृतिवरण। प्रकृति केवल उन्हीं जंतुओं का या उन्हीं संतानों का चुनाव करती हैं जो हेल्दी, स्वस्थ और उनमें संघर्ष करने की क्षमता होती है, सिर्फ उन्हीं का चुनाव करती है, शेष नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट है नई जातियों की उत्पत्ति। अपार क्षमता में से संघर्ष, विभिन्नता, वंशागति, योग्यता और प्राकृतिक चयन के आधार पर पुरानी जीव जंतु में से कोई एक नया लक्षण वाला जीव जंतु पैदा हो जाता है, और जो नया लक्षण होता है उसी को नई जाति कहा जाता है। इस तरह से डार्विन ने अपने सिद्धांत में ये आपके 6 मुख्य लक्षण बताए। डार्विन के जो सिद्धांत है, जिस डार्विनवाद कहते हैं, इसमें बहुत सारी अच्छाई होने के बावजूद कुछ वैज्ञानिक इनके तथ्यों से अनभिज्ञ रहे और उन्होंने इनकी आलोचना की। इनका मानना था कि पहली बात तो ये है कि विभिन्नता किस प्रकार वंशागति होगी, वो हम उसे नहीं बता पाए हैं कि विभिन्नता का किस तरह से किसी जंतु में विभिन्नता उत्पन्न होगी और वह वंशागति भी होगी, इसको ये प्रूफ नहीं कर पाए। दूसरा, इन्होंने कहा कि अवशेषी अंग जो डार्विनवाद है, अवशेषी अंग के बारे में इन्होंने सही बात नहीं बताई कि अवशेषी अंगों की आवश्यकता क्यों पड़ी या कैसे उत्पन्न हुए। इसके अलावा इन्होंने साथ में ये और इनकी आलोचना की गई कि किसी भी जीव जंतुओं में संघर्ष जो है अंतःजातीय और अंतर्जातीय किस सीमा तक होगा, इसका नहीं बताया। संघर्ष की सीमा का निर्धारण नहीं किया। साथ ही इनके ये भी बताया, डार्विनवाद की ये भी आलोचना हुई कि प्राकृतिक चयन किस बेस पर होगा। प्राकृतिक चयन का आधार नहीं बताया। इस प्रकार कुछ वैज्ञानिकों ने डार्विनवाद की आलोचना की। आज की वीडियो में इतना ही। शेष नेक्स्ट। धन्यवाद।